हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका, ये है इंडियन अंटार्कटिक बिल जो है उसके ऊपर। तो अंटार्कटिक बिल के ऊपर हम इससे पहले हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, हम अंटार्कटिका का इम्पोर्टेंस क्या है एज ए ह्यूमैनिटी, और हमें क्यों फिर उसके लिए एक बिल की ज़रूरत पड़ी। तो हम इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सिग्निफिकेंस अगर हम देखें अंटार्कटिक का, तो पहला तो आपको समझना चाहिए कि पूरा जो ओशनिक या एटमॉस्फेरिक सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका अंटार्कटिक और उसका जो सराउंडिंग ओशन है। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा कि अगर आप रिक्रिएशनली देखें या ह्यूमैनिटी के एज अ होल डेवलपमेंट का बात करें तो उसमें भी अंटार्कटिक इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है कि जो सी लाइफ है, जैसे वेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए या पेंगुइन्स हो गए, उसके लिए भी अंटार्कटिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथा है कि एक नेचुरल लेबोरेटरी है। अगर आप देखें, इतना प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट, अनटच्ड एनवायरनमेंट जहाँ पे ह्यूमन का मिनिमम कांटेक्ट है, तो इसलिए ये एक लेबोरेटरी की तरह काम करता है। नेक्स्ट है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट करता है सन का रे अवे फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सोर्स है अलग अलग मिनरल्स का, ऑयल का, गैस का, साथ में मैरीन लाइफ का। मतलब वो इतना अच्छा आपका शुद्ध और स्वच्छ एनवायरनमेंट देता है, चाहे वो फिन फिश, क्रिल, स्क्विड या अलग अलग सी लाइफ है उसके लिए। लास्टली ये जो हमारा जो पूरा क्लाइमेट का इशू है, आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं पे फ्लड्स देख रहे हैं, कहीं पे ड्राउट्स देख रहे हैं, तो उसको प्रिजर्व करने का मतलब क्लाइमेट को अगर हमको प्रिजर्व करना है और ज़्यादा चेंज होने से रोकना है, तो हमें अंटार्कटिका को भी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। और इसलिए इंडिया ने भी इंडिया का अंटार्कटिक बिल लाया। अगर हम अंटार्कटिक का पूरा एरिया देखें तो आप देख सकते हो ये पूरा अंटार्कटिक का एरिया है, जो कि एक तरफ लार्सन आइस शेल्फ, वेडल सी, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, साथ में आपका रॉस आइस शेल्फ, रॉनी आइस शेल्फ, साउथ मैग्नेटिक पोल, ये सारे अगर आप ज्योग्राफिकल वाइज देखो अंटार्कटिक को। देखिए, तो अब पूरा जो ये जो बिल है उसको समझते हैं, ये जो एक्ट है उसको समझते हैं। देखिए, ये बेसिकली आपका इसका जो ऑब्जेक्टिव है अगर आप देखो तो है कि बेसिकली ये प्रोहिबिट करेगा कोई भी इंडियन एक्सपेडिशन अंटार्कटिक में कुछ एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर वहाँ पे इलीगल माइनिंग कर सकता है या कोई बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकता है, और अलग अलग परमिट लेना पड़ेगा एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो दूसरा जो बेसिक आपका रीज़न है फॉर दिस एक्ट इज़ बिकॉज इंडिया का एक ऑब्लिगेशन था। वो अंटार्कटिक ट्रीटी जब इंडिया ने साइन किया था, तो उसके बाद एक इंडिया का ऑब्लिगेशन था कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिलेटेड एक्ट लाए, और इंडिया अब जाके वो एक्ट लाया है इंडिया ने। नेक्स्ट है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है, या इंडिया दिखाना चाहता है वर्ल्ड को कि हम कितने एक्टिव हैं या हम कितने इन्वॉल्व हैं इस इशूज़ से, कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अंटार्कटिक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको शो करने के लिए भी ये एक्ट है। नेक्स्ट है कि जो जैसा मैंने कहा, इंटरनेशनल विजिबिलिटी या क्रेडिबिलिटी, जो पोलर गवर्नेंस है, उसमें अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम डोमेस्टिक लेवल पे क्या कर रहे हैं, तो वो दिखाने के लिए भी ये एक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ये बेसिकली एक लीगल मैकेनिज़्म भी प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए किसी ने गलत एक्ट किया, इलीगल एक्ट किया अंटार्कटिक में, तो उसे कैसे पनिश किया जाएगा उसके बारे में भी इस एक्ट में इन्वॉल्व किया गया है। अगर की प्रोविज़न देखें तो पहला तो है कि ये किस पे एप्लीकेबल होगा। ये उन पे एप्लीकेबल होगा जो या तो इंडियन है या फिर फॉरेन सिटीजन है, या जो भी अंटार्कटिक के जो लॉज हैं उनको वायलेट करते हैं, या इंडिया का जो अंटार्कटिक एक्ट है उसके प्रोविज़न को वायलेट करता है। तो बेसिकली ये इंडियन या फॉरेन सिटीजन दोनों पे ही एप्लीकेबल होगा। दूसरा है कि जो इसमें बात की गई है एक कमेटी बनाने का ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर होगा, और इसका रोल होगा कि ये ग्रांट, सस्पेंड या कैंसिल करेगा परमिट। दूसरा कि जो भी कंप्लायंस है उसको इंश्योर करेगा, मॉनिटर करेगा, साथ में अगर कोई फ़ी या चार्जेस होगा अलग अलग पार्टीज़ का उसको रेगुलेट करेगा। लास्टली जो वेस्ट है, ठीक है, एक तो वेस्ट मैनेजमेंट, साथ में वेस्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि अंटार्कटिक को हमें प्रोटेक्ट करना है वेस्ट से भी, तो उसके लिए भी ये कमेटी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका परमिट सिस्टम। ये परमिट सिस्टम अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए होगा, जैसे कि अगर आप अंटार्कटिक में घुसना चाहते हो या स्टे करना चाहते हो। दूसरा कि मिनरल रिसोर्स वहाँ का यूज़ करना चाहते हो। तीसरा, अगर आप किसी नॉन नेटिव एनिमल्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो, क्योंकि अगर आपका नॉन नेटिव एनिमल वहाँ इंट्रोड्यूस होता है तो हो सकता है उसका जो वहाँ के नेटिव एनिमल्स या जो पूरे स्पेसीज़ हैं उन पे इम्पैक्ट पड़े।
नेक्स्ट है कि जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का रिमूवल, एंटार्क्टिक स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया में एंटर करना, और लास्टली वेस्ट डिस्पोजल। इसमें ये भी प्रोविज़न है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपका एंटार्क्टिक फंड बनाया जाएगा जो कि वर्क बेसिकली वहाँ पे जो रिसर्च हो रहा है या वहाँ के वेलफेयर या फिर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होगा। साथ में पेनल्टीज़ भी बताई गई हैं कि कोई जब इन लॉज को उल्लंघन करेगा तो उस पर कैसे एक्ट किया जाएगा, उसे क्या पनिशमेंट किया दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कोर्ट्स, या किस तरह से कोर्ट्स उसको ट्राई करेगी। साथ में स्पेशल परमिट फॉर कमर्शियल फिशिंग, इंस्पेक्शन प्रोविजन फॉर इंस्पेक्शन इंडिया फॉर बाय एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारे आपके कुछ प्रोविज़न हैं अगर आप इस एक्ट को देखो। अगर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ पार्टिकुलरली अगर देखो अंडर द एक्ट, तो वो है आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या फिर किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, फिर नॉन स्टेराइल सॉइल इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट गार्बेज। तो ये देखिए वहाँ पे पूरा सफाई है, ठीक है, वहाँ पे वेस्टेज नहीं है। जैसे हम लोग अर्बन एरिया में देखते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल का कितना गलत तरीका है, तो वहाँ पे टोटली अनटच्ड एरिया है, वहाँ पे ह्यूमैनिटी का कोई टच नहीं है, तो कोई गार्बेज भी नहीं है। और जो भी इंसान वहाँ जाता है तो उसको इंश्योर करना पड़ता है जो भी वेस्ट वो जनरेट कर रहा है वो प्रॉपरली डिस्पोज हो। तो इसलिए ये सारे आपके प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा जो एंटार्क्टिक एक्ट है उसके बारे में समझ लिया। लेकिन अब एंटार्क्टिक के बारे में समझते हैं कि ये जो एरिया है इसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो वो क्या क्या है। पहला तो ये कि 5th लार्जेस्ट, साउदर्न मोस्ट और ड्राइस्ट, विंडीएस्ट, कोल्डेस्ट और आइसीएस्ट कॉन्टिनेंट है। दूसरा कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, किसी गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन है। तीसरा है कि ये सिर्फ इस पूरे कॉन्टिनेंट का सिर्फ 2% एरिया ही है जो कि आइस फ्री है, मतलब कि बाकी जो 98% एरिया है वो आपका वहाँ पे आइस जमा रहता है। चौथा है कि इट होल्ड्स 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम, 70% ऑफ इट्स फ्रेश वाटर। इंडिया और एंटार्क्टिक अगर हम देखें तो देखिए कोई वैसा स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है फॉर एंटार्क्टिक इंडिया के पास इस एक्ट से पहले, लेकिन इंडिया मेंबर रह चुका है, मेंबर है ऑफ काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल एंटार्क्टिक प्रोग्राम, साइंटिफिक कमिटी ऑफ एंटार्क्टिक रिसर्च। और साथ में आपको जैसा पता होगा कि हमारे रिसर्च स्टेशन भी हैं वहाँ पे, मैट्री है, भारती है, और जो कि हम दक्षिण गंगोत्री जो है वो पहला इंडियन बेस था 1984 का। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। साथ में नेशनल एंटार्क्टिक प्रोग्राम जो है वो मैनेज किया जाता है बाय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा में। तो इस तरह से हमने ये पूरे जो एंटार्क्टिक एक्ट और एंटार्क्टिक के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको दे दी है। आई होप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है। अगर समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।